नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी। एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सत्रांत परीक्षा द्वितीय सत्र 2021-22 यानी सेशन एंडिंग एग्जाम सेकंड टर्म क्लास 11th विषय हिंदी विषय कोड 302 प्रश्न पत्र को हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित 20 अंक के प्रश्न थे। पहला प्रश्न रचनात्मक लेखन से संबंधित था, जिनमें से 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना था। कामकाजी महिलाओं की शाम, मेरे मोहल्ले का चौराहा, दौड़ते शहरों का लॉकडाउन, इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर रचनात्मक लेख लिखना था, जो कि 5 अंक का था। दोस्तों, रचनात्मक लेखन का जो मूल्यांकन है वो इस तरह से किया जाता है। भूमिका यानी फॉर्मेट के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक दिया जाता है। रचनात्मक लेख कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप रचनात्मक लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित था। 2 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना था। पहला टॉपिक था कोरोना काल में चिकित्सकों और सहायक चिकित्सकों के कार्यों की सराहना करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखिए। इसके अथवा में आप आगरा निवासी अर्पण हैं, लखनऊ के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले अपने छोटे भाई को ऑनलाइन अध्ययन के लाभ एवं दुष्प्रभाव की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए। दोस्तों, पत्र का जो मूल्यांकन है वो इस तरह से किया जाता है, यानी फॉर्मेट के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 3 अंक और भाषा शुद्धता के लिए 1 अंक दिया जाता है। ये दोनों ही पत्र हम अच्छे से फॉर्मेट के साथ हल करके अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तीसरे का पहला प्रश्न था दोस्तों हिंदी पखवाड़े का प्रतिवेदन लेखन से संबंधित। प्रतिवेदन लेखन का मूल्यांकन इस तरह से किया जाता है। आरंभ एवं अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 1 अंक और भाषा प्रस्तुतिकरण एवं समग्र प्रभाव के लिए 1 अंक दिया जाता है। प्रतिवेदन कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप प्रतिवेदन लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अथवा में कार्यवृत्त और कार्यसूची में अंतर वाला प्रश्न था, यानी कार्यवृत्त और कार्यसूची में क्या अंतर होता है लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी होती है, जबकि कार्यवृत्त में कार्यसूची में दिए गए निर्धारित बिंदुओं पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है, जो कि 3 अंक का प्रश्न था। तीसरे का दूसरा प्रश्न था विद्यालय वार्षिकोत्सव यानी एनुअल फंक्शन का कार्यवृत्त लेखन यानी कार्यवृत्त लिखिए। ये 2 अंक का प्रश्न था। इसका मूल्यांकन इस तरह से किया जाता है। आरंभ एवं अंत की औपचारिकताओं के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 1 अंक और भाषा प्रस्तुतिकरण एवं समग्र प्रभाव के लिए 1 अंक दिया जाता है। कार्यवृत्त कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए आप कार्यवृत्त कार्यसूची एवं कार्यवृत्त वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न था इसी के अथवा में प्रेस विज्ञप्ति किन परिस्थितियों में जारी की जाती है। यह 2 अंक का था। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है कि किसी भी संस्था व्यक्ति द्वारा जनहित यानी सार्वजनिक हित में सभी तक उनके लाभ या हानि की जानकारी देने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। चौथे का पहला प्रश्न था दोस्तों प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। यह 3 अंक का था। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। छपी हुई सामग्री प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आती है, जैसे अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। विद्युत उपकरण मीन्स बिजली से चलने वाले यंत्र उपकरण। विद्युत उपकरणों द्वारा संदेश पहुंचाने वाले दृश्य श्रव्य माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाते हैं, जैसे टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, रेडियो इत्यादि। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। इसके अथवा में था ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है। टेलीविज़न पर जब कोई बड़ी खबर कम से कम शब्दों में केवल सूचना के रूप में तत्काल यानी तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, तो वह ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों और कैसे। चौथे का दूसरा प्रश्न था, जो कि 2 अंक का था दोस्तों। यह था पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। तो पीत पत्रकारिता पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित जो पत्रकारिता होती है उसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। यानी पाठकों को लुभाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठी अफवाह, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों
ऐसे समाचारों को दिखाने वाली या छापने वाली जो पत्रकारिता होती है वो पीत पत्रकारिता कहलाती है। ये 2 अंक का प्रश्न था, इस तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। इसके अथवा में था समाचार पत्र के संबंध में डेडलाइन क्या है। तो किसी समाचार को छपने के लिए समाचार पत्र तक पहुंचने की अंतिम समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यानी रिपोर्टर के द्वारा जो खबर दी जाती है, तो हर समाचार संगठन की, चैनल की अपनी अलग अलग डेडलाइन होती है। तो समाचार यानी खबर को वो जहाँ पर पेपर छपना है, न्यूज़पेपर जहाँ छपना है, उस कार्यालय में जमा कराने की, देने की जो अंतिम समय सीमा है उसे डेडलाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न 5वां था, जो कि आरोह भाग 1 की कविताओं पर आधारित प्रश्न थे, जिनमें 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने थे, 3-3 अंक के यानी 6 अंक के। 5वें का पहला प्रश्न था, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिताजी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है। कवि के पिता पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापा उन्हें छू तक नहीं गया है, वे युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं, वे दौड़ लगाते तथा दंड पेलते हैं, उनकी वाणी में गंभीरता है, वे धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तथा गीता पाठ करते हैं, वे आंधी की गति से काम करते हैं, वे भावुक हैं, देशभक्त हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यह 3 अंक का प्रश्न था। तो इस तरह से इनमें से कोई भी 3-4 विशेषताएं उनके व्यक्तित्व की लिखी जा सकती हैं। 5वें का दूसरा प्रश्न था, गजल पाठ के आधार पर बताइए कि कवि पलायनवादी क्यों बनना चाहता है, दरख्तों के साए में धूप लगने से क्या आशय है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, व्यवस्था के अंतर्गत विश्वास की जगह छल, न्याय की जगह अन्याय, पोषण की जगह शोषण, सदाचार की जगह भ्रष्टाचार को देखकर कवि इस भ्रष्ट तंत्र से दूर जाना चाहता है। दरख्तों के साए में धूप से तात्पर्य भ्रष्ट तंत्र के कारण सुख और शांति मिलने वाले स्थानों पर दुख, अशांति और कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। 5वें का तीसरा प्रश्न था दोस्तों, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, कवयित्री कहना चाहती है कि आज विकास के कारण भले ही मानवीय मूल्य उपेक्षित हो गए हों, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपने प्रयत्नों से हम बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न था 6, जो कि आरोह भाग 1 के गद्य पाठों पर आधारित थे। 4 में से कोई भी 3 प्रश्न करने थे, 3-3 अंक के। 6 का पहला प्रश्न था, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, कृषि विभाग ने तर्क दिया कि हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। 6 का दूसरा प्रश्न था, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए, किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों। तो दोनों के जीवन का तुलनात्मक विवरण इस तरह से किया जा सकता है, मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन आसान होता है, जबकि स्पीति जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। मैदानी भागों में रहने वाले लोगों को जो वस्तु है, जीवन जीने की आवश्यक जो साधन है, वस्तु हैं, वो आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जो जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत की वस्तु हैं, ज़रूरत का सामान है, वह उनको बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, दूर तक जाना होता है पहाड़ों को, पहाड़ी रास्तों से। सभी मौसम मैदानी इलाकों में लगभग सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पीति में तो ज़्यादातर सर्दी ही रहती है। 1-2 महीने के लिए वसंत आता है, बाकी 10-11 महीने, 9-10 महीने सर्दी ही बनी रहती है और वह भी भयंकर, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जिसमें जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम दोनों का तुलनात्मक, उनके दोनों के जीवन का, मैदानी भागों में रहने वाले लोगों और पहाड़ी यानी स्पीति में रहने वाले लोगों का तुलनात्मक विवरण इस तरह से दे सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं। किसका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप किन्हीं दोनों में से किसी एक के बारे में लिख सकते हैं कि हमें इनका जीवन अच्छा लगता है और क्यों लगता है, उसका कारण भी बताना होगा।
इसका तीसरा प्रश्न था छठे का, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान क्यों था? तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, देशवासियों को हमारे पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों ने इस देश की कल्पना करा दी थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने देश के चारों कोनों में स्थित तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। ऐसे सिपाही थे जिन्होंने देश विदेश में जंग धावों यानी आक्रमणों के सिलसिले में विदेशों में नौकरी कर चुके थे। तो इस तरह से इसका उत्तर दिया जा सकता है। छठे का चौथा प्रश्न था दोस्तों, यदि आप माली की जगह होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप फैसले का इंतजार करते या नहीं करते। तो हाँ या नहीं दोनों में ही कोई सा भी आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसका कारण भी बताना होगा। ये जामुन का पेड़ पाठ से संबंधित प्रश्न था। सातवें का पहला प्रश्न था, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, बेबी हलदार को किराए पर कमरा आसानी से नहीं मिलना, मकान मालिकों द्वारा गंदी नज़र से देखना, औरतों द्वारा टीका टिप्पणी करना, मनचले लोगों द्वारा गंदी गंदी टिप्पणी करना। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज समाज वैसा नहीं रहा है। आज समाज शिक्षित हो रहा है एवं धीरे धीरे समाज में बदलाव आ रहा है, बदल रहा है समाज। यह तीन अंक का प्रश्न था। इसके अथवा में था, पालर पानी, पाताल पानी और रिजाणी पानी क्या होता है? इनको समझाना था, एक्सप्लेन करना था। तो इसको हम इस तरह से उत्तर दे सकते हैं पाठ के आधार पर। पालर पानी सीधे बरसात से प्राप्त पानी, नदी तालाबों तथा ज़मीन के ऊपर जो देखने को मिलता है, भरा हुआ मिलता है, वो पालर पानी होता है। पाताल पानी भूजल यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है, भूजल कुओं से प्राप्त होने वाला जो खारा पानी है, कुओं से प्राप्त जो पानी है, ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो पाताल पानी होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में वहाँ पर कुओं का खारा पानी होता है, इसलिए वहाँ पर लोग कुएं खोदते हैं। रेजानी पानी धरती में नमी के रूप में समाया हुआ पानी जो कि कुएं से प्राप्त होता है, जो कि मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, उसे रेजानी पानी कहा जाता है। इसका सातवें का अगला प्रश्न था दूसरा यानी ख, कुएं के घेरे को छोटा रखने के क्या कारण हैं? कोई दो कारण लिखिए। यह 2 अंक का प्रश्न था। तो इसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है, कुएं को आसानी से ढककर रखा जा सके इसलिए, कुएं का पानी भाप बनकर न उड़ सके इसलिए, कुएं का पानी निकालने में आसानी रहे इसलिए कुएं के घेरे को छोटा रखा जाता है। अगला प्रश्न था, इसके अथवा में था, आलो आंधारी रचना बेबी हलदार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी समेटे है कि नहीं? 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखा जा सकता है, अशिक्षा की समस्या, बाल विवाह, घरेलू नौकरों की समस्या, शौचालय की समस्या, कामकाजी महिलाओं की समस्या, अकेले स्त्री के बारे में समाज की सोच संबंधी समस्या, गरीबी इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। तो यह 2 अंक का प्रश्न था। तो इनमें से कोई भी 2-3 आप लिख सकते हैं और उनको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यह था दोस्तों सेशन एंडिंग एग्जाम टर्म 2 2021-22 का प्रश्न पत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।